Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss social and political life, that is judiciary. Okay, CTET का जो एक important part होता है social and political life, civics का जो chapter है उसमें से the judiciary जो topic है ये हम लोग आज discuss करेंगे, ठीक है. So what is judiciary? ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना. ओके, सो जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ द स्टेट. In India, we have an independent judiciary. The other organs of the government cannot interfere with functioning of the judiciary. So ये जो होता है ये अलग अलग पार्ट होता है. जुडिशियरी एक अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, ये इंडिपेंडेंट है. और इसमें जुडिशियरी जो होता है वो फुली इंडिपेंडेंट बॉडी है एक गवर्नमेंट सेक्टर का. ओके, एंड एक दूसरे के साथ कोई भी फंक्शनिंग में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं. द जुडिशियरी इज दैट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रीट लॉज, सेटल डिस्प्यूट्स, एडमिनिस्टर्स जस्टिस टू ऑल द सिटीजन. सो जुडिशियरी यहाँ पे क्या काम करता है, ये बेसिकली लॉस बनाते हैं, ठीक है, रूल्स कानून ये सब बनाते हैं. एंड जो डिस्प्यूट्स होता है स्टेट का हो या सिविलियन का हो, वो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं. द जुडिशियरी इज कंसिडर्ड द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शनिंग में करने के लिए, अच्छे से वो फंक्शन होने के लिए वो देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. इसीलिए जुडिशियरी को क्या बोलते हैं, इट इज लाइक वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी बोला जाता है. ओके, For democracy to function effectively, it is imperative to have an impartial and independent judiciary. So, इस डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होना है, इंडिपेंडेंट हम लोगों के पास जुडिशियरी चाहिए. What is the meaning of independent judiciary? So it means that the other branches of the government, namely the executive and the legislature, do not interfere with judiciary's functioning. So यहाँ पे क्या independent judiciary का meaning है कि जो executive body होता है और जो legislative होता है, ये दोनों independent judiciary को affect नहीं कर सकते, interfere नहीं कर सकते, right? The judiciary's decision is respected and not interfered with by others organs. It also means that judges can perform their duties without fear or favor. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जजेस होता है, कोर्ट का जो जजेस होते हैं जुडिशियरी का, ठीक है, वो अच्छे से काम करने के लिए उसके पास विदाउट फियर एंड विदाउट समवन्स फेवर उन लोगों को काम करना है. Independent of judiciary also does not mean the judiciary functioning arbitrarily and without any accountability. But independent judiciary का मीनिंग ये नहीं है कि वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो आर्बिट्रेरीली काम करे, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, ऐसा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं है. इट इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो जुडिशियल सिस्टम है, दे आर बाउंड टू obey constitutional laws. Okay, now structure of judiciary. So India has a single integrated judicial system. The judiciary in India has a pyramid structure with Supreme Court at the top, High Court are below the Supreme Court and below them are district and subordinate court. So जो स्ट्रक्चर होता है जुडिशियरी का, ये पिरामिड टाइप का होता है, ठीक है. इस डायग्राम के पे आपको समझ में आ जाएंगे. दैट इज सुप्रीम कोर्ट, देखिए एकदम टॉप में होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट रहता है. ये है पिरामिड जुडिशियल सिस्टम का, ठीक है. And apart from the above structure, there are also two branches of the legal system which are criminal law and civil law. So ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है, उसके ऊपर भी, मतलब उसके बाद भी, ऊपर नहीं, उसके बाद टू ब्रांचेस होता है, क्रिमिनल ब्रांच और सिविल ब्रांचेस होता है. क्रिमिनल ब्रांचेस में क्या करते हैं, दैट डील्स विद द कमिटिंग of a crime by any citizen entity. A criminal case starts when the local police files a crime report. The court finally decide on the matter.
सो क्रिमिनल लॉ जो होता है और जो लोकल पुलिस जिसके अंदर में आते हैं वो एक केस फाइल करते हैं, राइट, और उसके ऊपर डिसीजन होता है, रिपोर्ट बनाते हैं पुलिस, कोर्ट में डिसीजन होता है, ठीक है, ये है क्रिमिनल लॉ। एंड सिविल लॉ में क्या करते हैं, दिस डील्स विद द डिस्प्यूट ओवर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन। सो किसी भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है देन सिविल लॉ उसके साथ डील करते हैं, राइट। नाउ द फंक्शंस ऑफ द जुडिशियरी इन इंडिया। इंडिया में जुडिशियरी का फंक्शनिंग क्या क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। सो आप लोगों को ये पता ही है कि जुडिशियल का मेन काम ही होता है, जुडिशियरी का मेन काम ही होता है जस्टिस प्रोवाइड करना और जस्टिस एडमिनिस्टर करना। किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, किसी को पेनाल्टी लगाना है, किसी को गिल्टी पर्सन को कोर्ट में ले जाना है, ठीक है, ये सब का काम क्या करते हैं, जुडिशियरी करते हैं। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ जज केस लॉ। सो यहाँ पे क्या है, जजेस आर नॉट एबल टू फाइंड और फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट लॉ फॉर एप्लीकेशन। सो क्रिएशन ऑफ जज केस लॉ, इसका मीनिंग है कभी कभी इतना बड़ा हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी कभी क्या होता है कौन सा लॉ एप्रोप्रिएट है, ठीक है, कौन सा केसेस के लिए वो मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तब क्या करते हैं, इन सच केसेस द जजेस डिसाइड व्हाट द एप्रोप्रिएट लॉ is on the basis of their wisdom and common sense. In doing so, judges have built up a great body of just-made law or case law. As per the doctrine of stare decisis, the previous decision of the judges are generally regarded as binding on the later judges in similar cases. So यहाँ पे डिसाइड करना होता है जजेस को कि कौन सा लॉ कौन सा केसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। जो प्रीवियस डिसीजन जजेस ने दे दिया है, ठीक है, उस डिसीजन के ऊपर क्या करते हैं, सिमिलर केसेस भी फाइल कर सकते हैं। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये तो पता ही है हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ, ओके, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ओके, ये सब, राइट टू एजुकेशन, ये सब अगर वायलेट अगर होता है देन क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा और जिसका विचार जो है वो कौन करेगा, कोर्ट करेगा, राइट, जुडिशियल सिस्टम करेगा। नंबर 5, सुपरवाइजरी फंक्शन, ये क्या करता है, दूसरा जो कोर्ट होता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होता है, वो सुपरवाइजरी फंक्शंस हाई कोर्ट से ले सकते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी वो सुपरवाइज कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि प्रेसिडेंट उसका एडवाइस मानेंगे कि नहीं, बट सुपरवाइजरी काम भी कोर्ट करते हैं। एडवाइजरी functions, Supreme Court in India performs an advisory function as well. It can give advisory opinions on constitutional question. This is done in absence of dispute when executive so desire. So executive अगर चाहिए, executive को लगता है, then Supreme Court क्या करते हैं, advice भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो होते हैं नॉन जुडिशियल टाइप का होता है। सो सभी जुडिशियल से रिलेटेड नहीं होता है। जुडिशियल सिस्टम ऑब्वियसली ये जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड है, मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, ठीक है, लाइसेंस, ग्रांट लाइसेंस, ये सब जो प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में बेसिकली आता है, ठीक है। मेरिज, ये रजिस्टर मेरिज, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम में बेसिकली आता है। स्पेशल रोल इन फेडरेशन, in a federal system like India, the judicial also performs the important task of setting dispute between center and the state. So federation में ये क्या काम है, दो फेडरेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज सेंटर एंड स्टेट हम हमारे यहाँ पे है, सेंटर एंड स्टेट्स का डिस्प्यूट ये सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसको स्पेशल रूल मिलता है फेडरेशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो इसीलिए यूनियन सेंटर में क्या सेंटर क्या डिसाइड करते हैं, स्टेट क्या डिसाइड कर सकते हैं, अच्छे से वो लिखा हुआ है। Conducting judicial inquiries, judges normally are called to head commissions that inquire into cases of errors or omissions on the part of public servants. So judicial inquiry भी बैठता है और कहाँ पे बैठता है, हेड कमिश्नर के ऑफिस में, राइट। अभी देखिए सिविल कोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। सिविल कोर्ट डील with civil cases. Civil law is referred to in almost all cases other than criminal cases.
सो सिविल जो सिविलियन से रिलेटेड केसेस होता है, ठीक है, ये सिविल कोड से बेसिकली डील्स करते हैं. एंड criminal law applies when crime such as robbery, murder, erosion, etc. is perpetrated. So यहाँ पे criminal law कहाँ पे use होगा, जहाँ कहीं पे robbery हो गया, murder हो गया, यहाँ पे criminal law apply होगा. ठीक है. And civil law is applied in dispute when one person sues the another person or entity. Example of civil cases include divorce, eviction, consumer problem. So यही basically यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ का डिफरेंसेस क्या है. सिविल लॉ का जो सिविल लॉ होता है जो सिटीजन रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करता है, और क्रिमिनल जो क्रिमिनल केसेस होता है, रॉबरी, मर्डर, चोरी, डकैती, ये सब क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होते हैं. राइट. सो ये है हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है पूरा जुडिशियल सिस्टम का यहाँ पे बनाया गया है. ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगी. सुप्रीम कोर्ट टॉप में रहता है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद मेट्रोपोलिस कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, इसको हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं. एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट में डिवाइड कर सकते हैं. उसके बाद और बहुत सारा कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया प्रेजेंट है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर जो पहले का है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब के बारे में आप लोगों को जानना है. The court of the district judges is the highest civil court in the district. So district जो एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस जहाँ पे रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. ठीक है. एंड इट हैज बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर. द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. It can try criminal civil cases and hence the judges is called district and session judge. So यहाँ पे दोनों ही होता है, क्रिमिनल केसेस भी सॉल्व होता है यहाँ पे, और क्या क्या होता है, सिविल केसेस भी सॉल्व होते हैं. ठीक है, इसीलिए इस दोनों को हम लोग कॉम्बाइन भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को. ओके. एंड अंडर डिस्ट्रिक्ट जजेस देयर इज अनदर कोर्ट दैट इज मुंसिफ कोर्ट. ओके, डिस्ट्रिक्ट जजेस के बाद कभी कभी सब जज रहता है डिस्ट्रिक्ट जज में, उसको हम लोग मुंसिफ कोर्ट बोलते हैं. द सिविल केसेस आर फाइल्ड इन द मुंसिफ कोर्ट. सिविल कोर्ट्स हैव 4 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन. सो हम लोग जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि क्या क्या जुरिस्डिक्शन होते हैं. सो ये देखिए, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शंस. ओके, ये देखिए, याद देखिए, ये सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है. And territorial jurisdiction and pecuniary jurisdictions. And subject matter jurisdiction, basically it can try cases particular type and relating to particular subject. एक particular matter पे ही ये discuss करते हैं. And territorial जो होता है ये geographical limitation के ऊपर based है. And जो pecuniary jurisdiction है, those cases are related to money matters, switch of monetary value. Okay, subject matter एक particular subject से related होता है. Territory is related to geographical limit and territory. And pecuniary jurisdiction जो होते हैं ये monetary मनी टर्म्स से रिलेटेड होते हैं. ये किसका जुरिस्डिक्शन है, ये सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है, याद रखिए. नेक्स्ट, एपीलेट जुरिस्डिक्शन. दिस इज द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर अपील्स और रिव्यू ए केस दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय लोअर कोर्ट. सो लोअर कोर्ट, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या सेशन कोर्ट में एक डिसीजन हो गया है, राइट. सो उसके बाद फिर से अपील कर सकते हैं. आप लोग देखते हैं ना ऐसे मूवी में, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहां पे देखेंगे ऐसे धमकी देते रहते हैं. सो ऐसे यही है एपीलेट जुरिस्डिक्शन. अगर हाई कोर्ट में नहीं हुआ, ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ, सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं हुआ, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. इसी को हम लोग एपीलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं. ओके, देयर आर सम अदर टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. Original jurisdiction means cases that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower courts. Before that, from the diagram above, we will notice that cases involving federal relations go directly to the Supreme Court. So, इस diagram में आप लोग देखिए Supreme Courts का जो jurisdiction है, original jurisdictions. यहाँ पे क्या होता है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो डिस्प्यूट होता है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सॉल्व होगा. एपीलेट क्या होता है, ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर
कोर्स इन सिविल क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अभी भी जो मैंने बोला एपीलेट जुरिडिक्शन जो होता है वो हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील कर सकते हैं। एडवाइजरी जो होता है एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। मैंने जो बोला था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, राइट। सो ये हो गया। रिट जुरिस्डिक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनी इंडिविजुअल दोज फंडामेंटल राइट हैव बीन वायोलेटेड कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी। द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स, बट द person whose rights are violated have the choice of either approaching the high court or approaching the supreme court directly. So writs jurisdiction एक बहुत important part है यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो गया है, देन क्या हो सकता है, डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर रेमेडी। ओके, द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स एंड हाई कोर्ट ऑल्सो कैन इशू रिट्स, बट द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड हैव the choice of either approaching the high court or approaching the supreme court. So writ jurisdiction में कहीं भी किसी भी कोर्ट पे जा सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है। हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसका खुद का चॉइस है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखिए, ये टाइप्स ऑफ रिट्स है जो आर्टिकल 32 में बेसिकली इसको डिस्क्राइब किया गया था एंड आर्टिकल 226(1) में कॉन्स्टिट्यूशन के इसी आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस रिट्स के बारे में लिखा है। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरिस एंड क्यू वारेंटो। ओके, ये है टाइप्स ऑफ रिट्स। अभी देखिए एपीलेट जुरिस्डिक्शंस क्या मीनिंग क्या है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट में हाईएस्ट कोर्ट है, ये यहाँ पे अपील कर सकते हैं। ए पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, फिर से वो सुप्रीम कोर्ट जाके खुद अपील कर सकते हैं फिर से कार्रवाई करने के लिए। ये है एपीलेट जुरिस्डिक्शंस। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एडवाइजरी भी डिस्कस कर लिया एंड हम लोगों को एक क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। नंबर 2, हैम्पर्ड द डिलीवरी ऑफ जस्टिस। नंबर 3, लीड टू द डिक्रीज इन जुडिशियल एक्टिविज्म। नंबर 4, हैम्पर्ड गवर्नमेंट फंक्शनिंग। जनहित यात्रिका PIL द्वारा डैश आई है, न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा। सो यहाँ पे बोला गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बेसिकली क्या दर्शाता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द chief instrument through which judicial activism has flourished in India is public interest litigations. Okay, or social action litigation in 1980s by Supreme Court. So public interest litigation basically क्यों लाया गया था, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, टू इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस। सो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस जस्टिस दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए PIL जो है वो फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी लॉ हो, कोई भी एक्ट हो, आपने सोचा कि ये एक्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, देन वो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं कि ये लॉ हमारे लिए नहीं है, ये हम लोगों को बेनिफिट से ज्यादा हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है। तब वो क्या कर सकते, PIL या SAL पास कर सकते हैं। ओके, ये और किस लिए है, बिकॉज जस्टिस मिले सभी को, इसलिए it allows any individual or organization to file a PIL in a high court or supreme court on behalf of those whose rights were being violated. So इंडिविजुअल भी हो सकता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई भी लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL फाइल कर सकते हैं। मेक लीगल प्रोसेस सिंप्लीफाइड एंड इवन लेटर ऑर्टिलिग्रामेंटो सुप्रीम
और हाई कोर्ट could treat as PIL. So ये एक लीगल प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने PIL से, सुप्रीम कोर्ट ने PIL से सिंप्लीफाइड कर दिया गया है. ठीक है. और एक क्वेश्चन PIL से रिलेटेड अटेम्प्ट करते हैं. ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैं सोचूंगी कि ये टॉपिक भी है, ये भी समझ में आ गया होगा. So consider the following two statements about the public interest litigation. Choose the correct answer. Option A, it is a mechanism to seek necessary information about the functioning of the government. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इस व्यवस्था में, PIL के व्यवस्था में सरकार के जो क्रियाकलाप है, ठीक है, ये जो क्रियाकलाप है उससे जानकारी ले सकते हैं PIL से. ऑप्शन बी दिया है, इट इज ए मैकेनिज्म दैट अलाउज एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल पिटिशन टू सिक्योर जस्टिस इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर वायलेटेड. सो यहाँ पे बोला गया है कि PIL से हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिस पा सकते हैं पिटिशन फाइल करके कोई भी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर उसका जो है अधिकार का उल्लंघन हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 1 A is true, B is false. ऑप्शन 2 both A and B are true. ऑप्शन 3 A is false and B is true. ऑप्शन 4 both A and B are false. सो यहाँ पे जो आंसर क्या होगा आप लोगों को पता ही है. ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाना ये PIL का काम नहीं है, राइट. नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाना ये तो RTI हो गया ना, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये RTI हो जाएगा. इसका काम है, PIL का काम है पिटिशन दे के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मांगना. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. सो यहाँ पे आंसर जो है ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, दैट इज ऑप्शन A is false, B is true, that is option 3 is the right option. Okay, I hope this PIL topic is clear to you all. सो आज के लिए यही इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं. द जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है, जुडिशियल सिस्टम. ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, मार्जिनलाइजेशंस, ओके, एंड सोशल जस्टिस. ये एक ही लेसन में कवर हो जाएंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग टेस्ट सीरीज पे डिस्कस करेंगे. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.